हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कृंतक दांतों का क्या कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है, भोजन को चबाना, भोजन को कुतरना, भोजन को पीसना या फिर भोजन को कुचलना और पीसना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन को कुतरना। दोस्तों, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, एक होता है प्रचर्वणक और एक होता है चर्वणक। तो याद रखिएगा, कृंतक दांतों का काम जो होता है वो क्या होता है। कृंतक दांतों का काम काटना और कुतरना होता है। रत्नक का काम चीरना फाड़ना होता है। प्रचर्वणक का काम क्या होता है, तो इसका काम और चर्वणक का काम, इन दोनों का काम भोजन को पीसना और चबाना होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो वो दांत का जो इनेमल है, यानी कि आपके जो दांत होते हैं, दांत का जो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो बहुत कठोर होता है। ये बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि भाई कितने दांत द्विबारदंती होते हैं, यानी कि 2 बार मनुष्य के जीवन में निकलते हैं, तो याद रखिएगा 20 दांत, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सड़क परिवहन। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारे सामने इंडिया का मैप है, देख लीजिएगा जैसा भी बने, ठीक है ना। हम समझने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर चेन्नई है और यहाँ पर कोलकाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो दिल्ली से मुंबई को, यानी कि दिल्ली से मुंबई को, मुंबई से चेन्नई को, चेन्नई से कोलकाता को और कोलकाता से फिर दिल्ली को, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली एक सड़क परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने, कॉपर और जिंक, कैल्शियम और लोहा, जिंक और बोरान या फिर लोहा और मैग्नीशियम। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और मैग्नीशियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताएंगे भाई मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि भाई पौधे में एक गुरु तत्व यानी कि जो मैक्रो तत्व कौन सा है, देखिए 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है ना। माइक्रो जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं लघु तत्व, और जो मैक्रो होता है उसे हम कहते हैं गुरु तत्व यानी कि दीर्घ तत्व। तो मैग्नीशियम जो है वो में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए इसे हम गुरु तत्व यानी कि मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो या गुरु तत्व। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक है। आपको बताना है कि प्याज, आलू और अदरक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जड़, तना, अबस्तनिक जड़ें या फिर शल्क पत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपको आज मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको भी याद रखिएगा। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन है जब भी आपके सामने आएगा कि भाई कौन सा तना है कौन सा जड़ है, आप कभी गलत नहीं करेंगे। मैं आपको तने की ट्रिक बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे, किसकी, आलू की और अरबी की, तो बनाते टाइम आप जो जो चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें तना है। जैसे आप सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे प्याज, ठीक है ना, प्याज भी तना है। आप आलू यूज़ करोगे, वो भी तना है। आप अदरक यूज़ करोगे, वो भी तना है। आप लहसुन यूज़ करोगे, वो भी तना है। अगर आप हल्दी यूज़ कर रहे हो, वो भी तना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी तने का क्वेश्चन पूछे तो इनमें से कोई आप देखेंगे, आप पहचान ले कि ये तना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झूम कृषि होती है। आपको बताना है कि झूम कृषि कहाँ पर होती है। ऑप्शन आपके सामने है, केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय।
दोस्तों झूम कृषि कैसे होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ज़मीन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कृषि की जाती है और यहाँ की मृदा कैसी होती है कि भाई बंजर हो जाती है जब हम 2 साल 3 साल के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर खेती करना बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे खेती करते हैं। यहाँ पे 2-4 साल तक खेती करने के बाद क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे उपजाऊ, जब यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होती है और यहाँ की उपजाऊ हो जाती है, तो हम वापस वहीं पर कृषि करना शुरू कर देते हैं और पहले वाले जो बाद में कर रहे थे उसको हम बंद कर देते हैं। यानी कि हम जगह बदल बदल कर कृषि करने लगते हैं, जिससे कि हर तरफ से हमें फ़ायदा हो, हमारी फसल अच्छी हो और हमें उर्वर बंजर भूमि ना मिले, हमें एक उपजाऊ ज़मीन मिले, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में सबसे ज़्यादा झूम कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, मतलब किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप इनमें से किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीओडी। दोस्तों बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है, ठीक है ना, तो इस नदी के नीचे बहुत सारी मछलियाँ होंगी और ये मछलियाँ हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे कछुए हैं। तो जितने भी जानवर पानी के नीचे रहते हैं इनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इनको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इस पानी में घुले ऑक्सीजन से, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो नीचे के ऑक्सीजन को पूरी तरीके से खींच लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जलकुंभी। ये जलकुंभी पौधा क्या करता है भाई, नीचे से क्या करता है, नीचे से ऑक्सीजन को पूरी तरीके से चूस लेता है, पूरी तरीके से अवशोषण कर लेता है, जिससे नीचे जो है इस नदी में नीचे की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे नीचे की जीव जो है वो मरने लगते हैं, ठीक है ना। इसे ही कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, प्रदूषण की माप करते हैं नदी में। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है, तो आप आंसर देंगे क्या, बीओडी। अगर आपसे पूछे कि भाई अगर आपसे पूछे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए एक उत्तरदायी पौधा कौन सा है, तो आप आंसर देंगे जलकुंभी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक अधिकार हटा दिया गया था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, ठीक है ना। अगर अभी की बात करें तो अभी भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो इनमें से कौन कौन सा अधिकार है, तो सबसे पहली बात तो समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल का अधिकार जो है वो नहीं है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर हड़ताल का अधिकार नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार या फिर वाजपेयी सरकार। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भैया किनके शासनकाल में हटाया गया था, तो याद रखिएगा कि उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और याद रखिएगा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, तो मोरारजी देसाई रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, तो याद रखिएगा वो राजीव गांधी हैं, ठीक है ना। और पूछे अगर भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर्स भारत से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है।
आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड या फिर साइबेरिया व अलास्का। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भूमध्य सागर किस किस को अलग करता है। उसका आंसर था यूरोप और अफ्रीका। तो यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भाई तस्मान सागर किसको अलग करता है, ठीक है ना, किस महाद्वीप को या फिर किन देशों को अलग करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा है कि भाई तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, ठीक है ना। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तस्मान सागर करता है। अगर आपसे पूछे भाई सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो कैरिबियन सागर है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है सूर्य, पेट्रोलियम, जल या फिर वायु। दोस्तों 6 संसाधन कौन से होते हैं जिनका क्षय हो जाता है और फिर दोबारा हमें नहीं मिलता है, लेकिन अक्षय संसाधन किसे कहते हैं भैया, जो एक बार क्षय होने के बाद हमें बार बार मिलता रहता है, वो कभी पृथ्वी से खत्म ही नहीं होता। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा सूर्य का एक अपार स्रोत पृथ्वी पर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जल का भी अपार स्रोत है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। वायु का भी अपार स्रोत है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा पृथ्वी से। लेकिन पेट्रोलियम क्या है कि ये खनिज के रूप में हम निकालते हैं पृथ्वी से, ये आने वाले टाइम में कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। दोस्तों वायुदाब मापने के लिए हम बैरोमीटर की यूज़ करते हैं। अगर शरीर का ताप मापना है तो थर्मामीटर की यूज़ करते हैं। अगर आपको वायुमंडल की आर्द्रता मापनी है तो आप हाइग्रोमीटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको भूकंप की तीव्रता मापनी है तो आप सिस्मोग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वायुदाब की अगर बात करूँ तो ये बैरोमीटर में अगर पारा ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब है कि मौसम साफ होने की संभावना है। अगर नीचे गिरता है इसका मतलब है कि आंधी आने की संभावना है। और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से होता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि भी बारिश होने की संभावना है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है, इससे पहले अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडिया है, जैसे मैंने हमारा ये इंडिया है, तो मैंने बताया था कि भाई यहाँ से तिब्बत से यहाँ से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर तिब्बत में इसको येलुंगजांगपो या फिर सांगपो कहते हैं। यहाँ से आने के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। इसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जमुना। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एगमार्क का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता से। दोस्तों एगमार्क का संबंध वस्तुओं के गुणवत्ता। बात करें हॉलमार्क का संबंध किससे है, तो ये सोने के आभूषण के संबंध में है कि भाई सोना कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे भाई इको मार्क का संबंध किससे है, तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव से संबंधित है, यानी कि कोई भी चीज़ पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है या फिर कितना लाभकारी है उससे संबंधित है इको मार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है, आपको बताना है सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है। ऑप्शन आपके सामने है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। दोस्तों सीएनजी इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें मीथेन गैस होती है जिसका फार्मूला CH4 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ऑप्शन आपके सामने है आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। मैं फिर से लौटूंगा एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।